हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अपना पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 मौलिक अधिकार। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि www.theglobal-information यहाँ से आपको इस चैप्टर या फिर इस बुक से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी और आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो चलिए फिर अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है मौलिक अधिकार। लोकतांत्रिक देशों के नागरिक निश्चित अधिकारों का उपभोग करते हैं जो देश की न्यायिक व्यवस्था द्वारा संरक्षित होते हैं। इनके उल्लंघन की अनुमति न्यायालय द्वारा किसी को भी नहीं दी गई है, यहाँ तक कि राज्य को भी नहीं। भारत के नागरिकों के उन अधिकारों का सम्मान करते हैं जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध है। पाठ में मौलिक अधिकारों की और संविधान की मुख्य विशेषता के रूप में चर्चा की गई है। इस पाठ में हम संविधान के तीसरे भाग में वर्णित विभिन्न मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार उसे कहते हैं जो किसी भी व्यक्तियों के पास उनके लिए, उनके जीवन, उनके घरेलू जीवन के लिए उनके पास जो अधिकार होते हैं उन्हें ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने की अनुमति किसी को भी नहीं दी गई है, यहाँ तक कि खुद राज्य सरकार, न्यायालय को भी नहीं। उद्देश्य जो कि आपको लोगों को पढ़ना है। मौलिक अधिकारों का अर्थ तथा महत्व। वे अधिकार जो संविधान में वर्णित हैं मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ये अधिकार सभी नागरिकों के शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास को पूर्ण सुनिश्चित करते हैं। वे उन सभी आधारभूत स्वतंत्रता तथा शर्तों को समाहित करते हैं जो एक उचित रहन सहन के लिए आवश्यक हैं। मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास के लिए सुनिश्चित इम्पोर्टेंट होते हैं। वे उन सभी आधारभूत स्वतंत्रता तथा शर्तों को समाहित करते हैं जो किसी भी व्यक्तियों के रहन सहन के लिए आवश्यक होते हैं। मौलिक अधिकार देश में अल्पसंख्यकों के बीच में एक सुरक्षा का एहसास पैदा कराते हैं। वे बहुसंख्यकों के शासन के लिए लोकतांत्रिक वैधता की रूपरेखा प्रतिस्थापित करते हैं। आधारभूत अधिकार जैसे भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना कोई लोकतंत्र कार्य नहीं कर सकता। मौलिक अधिकार आचरण, नागरिकता, न्याय एवं निष्पक्ष क्रियाकलाप के मानक प्रदान करते हैं। वे सरकार की जांच परख के रूप में कार्य करते हैं। हमारे देश की विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याएं मौलिक अधिकारों को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। जो मौलिक अधिकार हैं वे आचरण, नागरिक न्याय एवं उनके क्रियाकलापों के मानक प्रदान करते हैं। वे सरकार की जांच परख के रूप में भी कार्य करते हैं। जो हमारे देश में विभिन्न प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याएं मौलिक अधिकारों को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत धारा 14 से 32 में मौलिक अधिकार उल्लिखित है। ये अधिकार न्याय संगत है। 14 से 32 के बीच में आर्टिकल 14 से 32 में मौलिक अधिकारों को अच्छे से उल्लेखित किया गया है। हमारा संविधान विधायिका और कार्यपालिका को ना तो कानून, ना ही कार्यकारी आदेश द्वारा इन अधिकारों को तोड़ मरोड़ करने की अनुमति देती है। हमारा संविधान है वह ना तो विधायिका और ना ही कार्यपालिका, ना ही कानून किसी को भी इन अधिकारों को तोड़ मरोड़ या फिर उनमें कुछ बदलाव लाने की अनुमति नहीं देती है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय किसी भी ऐसे कानून को निरस्त कर सकते हैं जो मौलिक अधिकारों में बाधक हो। आप इस बारे में अध्याय न्यायपालिका में विस्तार से पढ़ेंगे। जो चैप्टर आएगा आगे न्यायपालिका, उस चैप्टर में आप इन सब के बारे में अच्छे से जानेंगे। कुछ मौलिक अधिकार विदेशी द्वारा भी उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए विधि के समानता का अधिकार तथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये दोनों अधिकार नागरिकों तथा विदेशियों द्वारा समान रूप से उपयोग किए जाते हैं। मौलिक अधिकार न्याय संगत होने के बावजूद भी असीम नहीं है। संविधान सरकार को लोकहित में हमारे अधिकार के उपयोग में कुछ निश्चित प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान करता है। भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार वर्णित हैं। यद्यपि वर्ष 1976 में 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। पहले हमारे भारत में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्ष 1976 में
अनुच्छेद 44वें में संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। तब से यह एक कानूनी अधिकार बन गया है। अब कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो कौन कौन से अधिकार हैं, आइए उनको जान लेते हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार तथा छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाल में 86वें संशोधन एक्ट द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में धारा 21A के द्वारा संलग्न किया गया है। अब हम इन अधिकारों को एक एक करके अध्ययन करेंगे विस्तार से। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, जैसा कि मैंने बता रखा है आपको कि मैं आपको चैप्टर के अंत में करवाऊंगी। 6.2 समानता के अधिकार। आइए अब इसको अच्छे से जान लेते हैं डिटेल से। समानता के अधिकार का अर्थ है कि सभी नागरिक समान रूप से विशेष अधिकारी तथा अवसरों का उपयोग करें। यह राज्य द्वारा धर्म, जाति, वंश या कुल, लिंग तथा जन्म स्थान के नाम पर विभेद के विरुद्ध रक्षा करता है। समानता के अधिकार में 5 प्रकार की समानताएं हैं। समानता का अधिकार वो होता है जो धर्म, लिंग, जाति, वंश, कुल के नाम पर विभेद प्रकार के विरुद्ध जो भी है उनसे हमारी रक्षा करता है, किसी भी व्यक्ति की रक्षा करता है, समानता का अधिकार कहलाता है। समानता का अधिकार 5 प्रकार की समानताएं होती है। पहला, विधि के समक्ष समानता। संविधान के अनुसार भारत क्षेत्र के अंदर राज्य किसी भी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता या समान सुरक्षा देने से अस्वीकार नहीं कर सकता। विधि के समक्ष समानता का अर्थ है कि कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है और सभी कानून के समक्ष समान है। हर व्यक्ति को न्यायालय जाने का समान अधिकार है। विधि के समक्ष समान सुरक्षा का अर्थ है अलग अलग समुदायों के 2 व्यक्ति यदि एक ही अपराध करते हैं तो वे समान दंड के भागी होंगे। तो यहाँ पर विधि के समक्ष समानता का अधिकार में ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति सरकार के लिए असमान नहीं है, सभी व्यक्ति समान है। अगर 2 व्यक्ति किसी अलग अलग राज्य के हैं और वे समान अपराध करते हैं तो वो समान दंड के भी भागीदारी होंगे। धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं। किसी भी नागरिक को सार्वजनिक मनोरंजन स्थान, दुकान तथा भोजनालय जाने पर मनाही नहीं है। राज्य के कोष पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से प्रबंधित कुओं, तालाबों, स्नानीय घाटों, सड़कों इत्यादि के उपयोग पर कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता है। हालांकि राज्य महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए अधिकृत है। राज्य इन वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थानों में स्थान आरक्षित कर सकता है, शुल्क में छूट दे सकता है या विशेष प्रशिक्षण कक्षाओं का प्रबंध कर सकता है। तो धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी व्यक्तियों को समान काम करने का, कहीं भी जाने का उतना ही अधिकार है जितना कि किसी बड़ी जातियों को हो या फिर जितना किसी छोटी जाति को है। सबको ही समान अधिकार है। लेकिन यहाँ पर जो समाज में जो कुछ पिछड़े वर्ग है या फिर जो कुछ अनुसूचित जाति है, जैसे कि महिलाएं, बच्चे या फिर कुछ पिछड़े वर्ग है, तो यहाँ पर सरकार उनको कुछ शुल्क, कुछ छूट देता है। जैसे कि आप खुद देख सकते हैं कि दिल्ली में महिलाओं को बस में सीटें फ्री हैं, बस में कहीं पे भी आने जाने के लिए उनका कोई चार्ज नहीं लगता। तो यहाँ पर सरकार कुछ जातियों के लिए, कुछ पिछड़े वर्ग के लिए कुछ शुल्क कर सकता है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता। हमारा संविधान सभी नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं की नियुक्ति या रोजगार के संबंध में समान अवसर की गारंटी देता है। सार्वजनिक सेवाओं की नियुक्तियों के संबंध में धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा। योग्यता के आधार पर नियुक्ति होगी। हालांकि इन अधिकारों के उपयोग की निश्चित सीमाएं हैं। तो सार्वजनिक रोजगार के विषय में सभी व्यक्तियों को रोजगार की गारंटी मिलती है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, वंश, जाति या फिर जन्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा किसी भी प्रकार का।
अस्पृश्यता का उन्मूलन। संविधान अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा इसकी किसी भी रूप में इस्तेमाल का निषेध करता है। निम्नलिखित बॉक्स में दिए गए कार्य जब अस्पृश्यता के आधार पर किए गए हों तो उसे अपराध माना जाता है। तो इसको जान लेते हैं, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनको करने पर अपराध माना जाता है। सार्वजनिक संस्थानों में किसी व्यक्ति के प्रवेश पर मनाही, सार्वजनिक पूजा स्थल पर किसी व्यक्ति को पूजा करने पर रोक, अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के सदस्य को अपमानित करना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को बढ़ावा देना। अगर कोई व्यक्ति भी ऐसा कार्य करता है, किसी भी छोटे व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है या फिर कुछ भी, जैसे कि अभी हमने ये बॉक्स वाला रीड किया, इनमें से कोई भी कार्य करता है तो वो एक अपराधी माना जाता है। उपाधियों की समाप्ति। सभी राष्ट्रीय या विदेशी पदवी का जो लोगों के बीच में कृत्रिम विशिष्टता की संरचना करती है, उन्मूलन कर दिया गया है। इस प्रावधान को संविधान में राय साहब या राय बहादुर जैसे पदवी को जो कुछ भारतीयों को उपनिवेश शासन में प्रभावकारी सहयोग के लिए ब्रिटिश द्वारा पुरस्कार के रूप में दी गई थी, दूर करने के लिए समाहित किया गया है। इस तरह पदवी प्रदान करने का कार्य विधि के समक्ष समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। मानवता या देश के लिए प्रशंसनीय सेवा करने वाले व्यक्ति या नागरिक को भारत के राष्ट्रपति उनकी सेवाओं तथा उपलब्धियों के लिए नागरिक या सैन्य सम्मान जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र इत्यादि प्रदान कर सकते हैं, परंतु इन्हें उपाधि के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो उपाधियों की समाप्ति, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हमारे देश का जब बंटवारा हुआ था, जब हमारे देश से जब उपनिवेश ब्रिटिश सरकार जब चली गई थी हमारे देश से, तो उसके बाद जो राजा थे, राय बहादुर शाह, कुछ जो राय बहादुर राय साहब, जो राजा हुआ करते थे, तो उनको कुछ उपाधियां दी गई थी, उनको कुछ अलग से अधिकार प्राप्त थे। लेकिन जब हमारे देश का जब कानून बना तो उसके बाद सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिले। तो यहाँ पर सरकार ये कर सकती है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उनको उनके पद से ऊंचे पद पर डाल सकती है, लेकिन उनको कुछ स्पेशल अधिकार, स्पेशल समानता का अधिकार नहीं मिल सकता। इससे समाज में असमानता फैल सकती है। इसलिए सरकार का ऐसा करना सख्त मना है। तो सभी व्यक्तियों को समान अधिकार है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, वो मैं आपको चैप्टर के अंत में करवाऊंगी। तो अभी के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।